दोस्तों, क्या आपको पता है आज से करीब 250 साल पहले 1700 सीई में इंडिया पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 27% हिस्सेदार था, जो पूरे यूरोप की इकोनॉमी को मिलाकर भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन आज इंडिया की वर्ल्ड इकोनॉमी में 3% से भी कम की हिस्सेदारी रह गई है। एक समय था जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और एक ये दौर है कि हम उस सोने की चिड़िया के पंख के बराबर भी नहीं रहे। इसकी वजह तो कई थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी हमारी अखंडता, जिसका फ़ायदा उठाकर विदेशी ताकतों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम हर क्षेत्र में दुनिया से आगे हुआ करते थे, लेकिन हमारे लोगों में एकता नहीं थी। सब के सब जातिवाद में बटे थे, और इसी का फ़ायदा उठाकर पहले तो कई देशों ने हम पर आक्रमण कर हमें लूटने की कोशिश की, तो कईयों ने हमारे देश में घुसकर हम पर ही राज किया। लेकिन जितना नुकसान हमें अंग्रेज़ों ने पहुँचाया है, शायद ही किसी और ने पहुँचाया होगा। उन्होंने हमारे देश पर जबरन राज नहीं किया, बल्कि हमें बताया हमारे देश में काफ़ी कमियां हैं, जिसे ठीक कर वो इसे प्रगति की ओर और तेज़ी से बढ़ाएंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अंग्रेज़ों ने उड़ती हुई सोने की चिड़िया को न सिर्फ ज़मीन पर ला दिया, बल्कि उसे इतना लूटा कि वो दोबारा कभी उड़ ही नहीं पाई। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो भारत के इतिहास के उसी दर्दनाक हिस्से के बारे में आपको बताएगा और याद दिलाएगा कि कैसे ये पढ़े लिखे अंग्रेज 200 सालों तक बेवकूफ़ बनाकर हमें लूटते रहे। 24 सितंबर 1599 इस दिन लंदन के फाउंडर्स हॉल में इंग्लैंड के 80 व्यापारी इकट्ठा हुए थे। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे लंदन के तत्कालीन लॉर्ड मेयर सर निकोलस मसूली। इन व्यापारियों ने भारत की समृद्धि के अनेक किस्से सुने थे। भारत से व्यापार करके यूरोप के अन्य देश कैसे तरक्की कर रहे हैं, ये भी उन्होंने देखा था। जाहिर सी बात थी कि इन सब की भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा थी। इसी बैठक में शामिल उन 80 व्यापारियों को यह बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उनकी इसी बैठक से भविष्य में भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास और भूगोल दोनों बदलने वाला है। इन व्यापारियों ने इस बैठक में तय किया कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ एक के पास वे अपनी एक कंपनी प्रारंभ करने की अर्जी देंगे, जिसका नाम होगा द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वीन एलिजाबेथ ने इस अर्जी पर निर्णय लेने में लगभग 15 महीने लगाए, और आखिरकार रानी ने कंपनी को मान्यता दी। साथ ही 15 सालों के लिए पूर्व की दिशा में व्यापार करने का एकाधिकार भी इस कंपनी को दे दिया गया। जब इस कंपनी को चार्टर मिला, तब इसमें 218 लोग शेयर होल्डर थे। कंपनी का रजिस्टर्ड नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, लेकिन इसे द ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। आगे चलकर सन 1694 में 5 सितंबर को एक और ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जिसका रजिस्टर्ड नाम था द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसे इंग्लिश ईस्ट इंडीज कंपनी कहा गया। 10 सालों में ये दोनों कंपनियां मर्ज हुई, और 29 सितंबर 1805 को दोनों को मिलाकर एक नई कंपनी बनी, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये सारे कागजों के खेल थे। ये नई कंपनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। कपड़ा, मसाले आदि वस्तुओं के व्यापार के लिए बनी ये कंपनी बाद में व्यापार के साथ साथ बहुत कुछ करने लगी। 24 अगस्त सन 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज सूरत के किनारे पर लगा। इस जहाज का कप्तान था विलियम हॉकिंस। उन दिनों सूरत पर मुगलों का राज था, और दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर बैठा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह से ऑफिशियल मीटिंग सन 1612 में की। हालांकि इसके पहले 1611 में कंपनी अपना पहला कारखाना लगा चुकी थी, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में, और अगले ही साल 1612 में दूसरा भी। थॉमस रॉ ने दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के सामने एक प्रस्ताव रखा। जहां जहां मुगलों की सत्ता है, बादशाह उन्हें वहां कंपनी के कारखाने लगाने की अनुमति और व्यापार करने का एकाधिकार दे, और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी बादशाह को यूरोप की विशेष वस्तुएं बेचेगी। जहांगीर बादशाह ने लगभग 3 वर्ष के पश्चात इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जहांगीर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे शाहजहां ने 1634 में अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल प्रांत में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी, और आगे चलकर सन 1716 में तत्कालीन मुगल बादशाह फरूख सियार ने अंग्रेजों के व्यापार से सारे टैक्सेस हटा दिए, जिसके बदले में बादशाह को अंग्रेजों ने दिए मात्र 3000 रुपये। इस कर मुक्त व्यापार का अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ, और ठीक 40 वर्ष के अंदर यानी कि 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतकर उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया। अर्थात व्यापार और व्यापार के माध्यम से जमीनी सत्ता हथियाने के लिए अंग्रेजों ने छल, कपट, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, लड़ाई सारे रास्ते अपनाए। अंग्रेज कितने बड़े लुटेरे थे, ये उन्होंने बंगाल पर हुकूमत कायम करने के साथ ही दिखा दिया। कहते हैं 1757 में पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को परास्त करने के बाद उन्होंने बंगाल के पूरे खजाने को 100 जहाज़ों में भरा और गंगा में नवाब महल से कलकत्ता के उनके मुख्यालय फोर्ट विलियम में पहुंचा दिया।
उन दिनों बंगाल देश का एक संपन्न प्रांत था। बंगाल का खजाना अत्यंत समृद्ध था। ऐसे भरे पूरे खजाने का अंग्रेजों ने क्या किया, इसका अधिकतम हिस्सा इंग्लैंड पहुंचा दिया और उन्हीं पैसों के एक बड़े हिस्से से इंग्लैंड के वेल्स प्रांत में स्थित पोलिस के किले का रिनोवेशन किया गया। इस किले का मालिकाना हक बाद में रॉबर्ट क्लाइव के परिवार के पास आया। बंगाल की इस लूट के बाद भी सत्ता में होने के कारण अंग्रेज बंगाल को निचोड़ते रहे और ज्यादा लूटते रहे। किंतु कुछ ही वर्षों के बाद जब बंगाल में भयानक सूखा पड़ा, तब इन अंग्रेज शासकों ने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। 1769 से 1771 ये 3 वर्ष भयानक सूखे के रहे। लेकिन आज लोकतंत्र का दंभ भरने वाले अंग्रेजों ने क्या किया? लूटे हुए खजाने का एक छोटा हिस्सा भी सूखाग्रस्तों को दिया? जी बिल्कुल नहीं। इस महाभयानक सूखे में लगभग 1 करोड़ लोगों की जानें गईं, अर्थात 1/3 जनसंख्या मारी गई। लेकिन कंपनी बंगाल का सारा राजस्व इंग्लैंड भेजती रही और बंगाल में लोग मरते रहे। रॉबर्ट क्लाइव ने सारे छल कपट का प्रयोग करके बंगाल की सत्ता हथियाई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने देश के बाकी राज्यों को भी भर भर के लूटा। इस लूट का एक बड़ा हिस्सा रॉबर्ट क्लाइव के पास गया। वो जब ब्रिटेन वापस गया तब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी की कीमत आंकी गई थी, जो कि थी 2,34,000 पाउंड। उस समय वो यूरोप का सबसे अमीर आदमी बन गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1757 से 1947 तक अंग्रेजों ने भारत की जो लूट की है वो 2015 के फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से 3 लाख करोड़ डॉलर होती है। अगर इसकी तुलना 1738 में नादिर शाह के किए दिल्ली के लूट के साथ की जाए तो उसकी कीमत 14,300 करोड़ डॉलर भी छोटी लगने लगती है। अंग्रेजों की इस लूट में उन्होंने भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल जो पूरी दुनिया में अलग अलग लोगों से लड़ने में किया, उसका कोई हिसाब नहीं। ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे विश्व पर अपना दबदबा कायम करने के लिए भारतीय सैनिकों को दुनिया के कोने कोने में लड़ने के लिए भेजा। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों भारतीय जवान अंग्रेजों की सेना की ओर से लड़े। किसी भी प्रकार के कठिन युद्ध में अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों को ही भेजते थे। इथियोपिया के अबिसिनिया में कैद अंग्रेजों को छुड़ाने के लिए 1200 भारतीय सैनिक भेजे गए थे। इजिप्ट के विद्रोह को कुचलने के लिए 9,444 सैनिक भेजे गए थे। ब्रह्मदेश के युद्ध में भेजे गए 7 में से 6 भारतीय सैनिक युद्ध में या बीमारी से मारे गए। ऐसे लगभग सभी युद्धों में भारतीय सैनिकों की असीम हानि हुई। 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों के पास 3,25,000 की खड़ी फौज थी। इनमें से 2/3 सैनिकों को भारत के टैक्स पेयर के पैसों से ही वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाती थीं। भारत में तैनात अंग्रेज सैनिकों को वेतन तो भारत से मिलता था, साथ ही रिटायरमेंट के बाद का सारा खर्चा भी भारत से ही किया जाता था। और फिर ये सब करते हुए भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिकों में बहुत ज़्यादा असमानता रहती थी। उनके वेतन में, प्रमोशन में, सुख सुविधाओं में, राशन पानी में बहुत ज़्यादा अंतर रहता था। कितना भी शौर्य दिखाए तो भी भारतीय सैनिक किसी भी अंग्रेज सैनिक की बराबरी नहीं कर सकता था। भारत छोड़ते समय अंग्रेजों के सेना प्रमुख थे जनरल आचिलेक। उन्होंने साफ एग्री किया कि फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर हमारे साथ भारतीय सैनिक नहीं होते तो हमारा जीतना असंभव था। कम शब्दों में कहा जाए तो अगर अंग्रेज 18वीं और 19वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनकर उभरे तो सिर्फ भारतीयों की बदौलत। लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया? जब अंग्रेज भारत आए तो वर्ल्ड ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी 25% से ज़्यादा यानी 1/4 थी और उस समय इंग्लैंड का ग्लोबल बिजनेस में हिस्सा था सिर्फ 2%। 1700 में इंग्लैंड का जीडीपी 200 मिलियन पाउंड से भी कम था। लेकिन भारत छोड़ने के बाद वर्ष 1950 में उनका जीडीपी हो जाता है 200 बिलियन पाउंड्स के भी ऊपर। यानी भारत पर राज करके इंग्लैंड ने सिर्फ 250 सालों में अपना जीडीपी 1000 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा लिया। और भारत की स्थिति क्या थी? साल 1950 में वर्ल्ड ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी 3% से भी कम रह गई। अगर उन्होंने हमारा ये हर्ष न किया होता तो शायद हम भी आज अमेरिका, चाइना और रशिया की तरह एक सुपर पावर होते। अंग्रेज़ों ने हमें खूब लूटा, जी भर के लूटा, लेकिन दुनिया के सामने उन्होंने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उल्टा कहते हैं हम तो भारत की भलाई करते रहे। तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैक्ट्स जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। दोस्तों अगर अंग्रेज और मुगल ना आए होते तो हमारा देश क्या आज दुनिया की सबसे सुपर पावर होती? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।